आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज़्यादा से ज़्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है। कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। अध्यक्ष महोदय जी, ये सरकार आर्थिक न्याय का सुरक्षा कवच तोड़ रही है। आज संसद में बैठी ये सरकार बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही हमारी जनता को क्या राहत दे रही है। कृषि के कानून भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। सही एमएसपी को छोड़िए, डीएपी तक नहीं मिल रहा है। वायनाड से लेकर ललितपुर तक इस देश का किसान रो रहा है। आपदा आती है तो उसको कोई राहत नहीं मिलती। भगवान भरोसे है आज इस देश का किसान, उसको छोड़ दिया गया है। आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था, उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। सुनने की हिम्मत रखो। अध्यक्ष महोदय जी, सारे कोल्ड स्टोरेज प्रदेश की सरकार ने नहीं दिए, कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदाने, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है। जनता के मन में हमेशा ये विश्वास होता था कि अगर कुछ नहीं है तो संविधान हमारी सुरक्षा करेगा, मगर आज आम लोगों के बीच ये धारणा बनती चली जा रही है कि सरकार सिर्फ मुनाफे के लिए चल रही है। देश में बहुत तेजी से गैर बराबरी बढ़ रही है। जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है। इस सरकार ने आर्थिक न्याय की भी सुरक्षा कवच तोड़ दिया है। राजनीतिक न्याय की जब बात होती है, मेरे सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, 1975 में जो हुआ। तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए। आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, सरकारों को पैसों के बल पर गिरा देते हैं। मेरा आग्रह है कि अपन संविधान में सकारात्मक बोले। अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के हमारे साथी ने एक उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश की सरकार का, तो मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ।
महाराष्ट्र की सरकार का। मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ। हिमाचल की सरकार को तोड़ने की कोशिश किसने की? पैसों के बल पे की। गोवा की सरकार, तमाम उदाहरण हैं। राजस्थान की, क्या ये सरकारें जनता ने नहीं चुनी थी? मध्य प्रदेश, क्या संविधान इन पर लागू नहीं था? पूरी देश की जनता जानती है कि इनका, हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ से वहाँ जाता है, वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे, उस तरफ चले गए। मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां भाईचारा और अपनापन होता था, जहां हमारे संविधान ने एकता का सुरक्षा कवच दिया था, वहां शक और घृणा के बीज बोए जा रहे हैं। एकता का सुरक्षा कवच तोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। भारत के संविधान ने हमें एकता दी, हमें आपसी प्रेम दिया। उस मोहब्बत की दुकान जिस पर आपको हंसी आती है, उसके साथ करोड़ों देशवासी चले। करोड़ों देशवासियों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम है, घृणा नहीं है। इनकी जो विभाजनकारी नीतियां हैं, उसका नतीजा हम रोज देखते हैं। राजनीतिक फायदे के लिए संविधान को छोड़िए, देश की एकता को भी ये रख नहीं सकते, इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते। हमने संभल में देखा, मणिपुर में देखा। दरअसल इनका कहना है कि अलग अलग, इस देश के अलग अलग हिस्से हैं। कैमरा। लेकिन हमारा संविधान कहता है कि ये देश एक है और ये देश एक रहेगा। जहां खुला विवाद होता था, अभिव्यक्ति का सुरक्षा कवच होता था, इन्होंने भय का माहौल पैदा किया है। सत्ता पक्ष के मेरे साथी अक्सर 75 सालों की बात करते हैं, लेकिन इन 75 सालों में ये उम्मीद, आशा, ये अभिव्यक्ति की ज्योति कभी थमी नहीं, कभी बुझी नहीं। इस देश की जनता ने खुलकर आलोचना की, निडर होकर धरने किए, प्रदर्शन किए। जब जब जनता नाराज हुई, तब तब सत्ता को ललकारा, उसे चेतावनी दी, बड़े से बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा किया, उनसे जवाब मांगा, न्याय मांगा। इस देश के छोटे छोटे से नुक्कड़ की दुकानों में, चाय की दुकानों में, इस देश के घरों में, गलियों में, मोहल्लों में, अखबारों में, प्रकाशन घरों में, न्यायपालिकाओं में चर्चा कभी बंद नहीं हुई। लेकिन आज ये माहौल नहीं है। आज जनता को सच बोलने से डराया जाता है, धमकाया जाता है। पत्रकार हो या विपक्ष का नेता हो या किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, छात्र संघ हो या कर्मचारियों का संगठन हो, सबका मुंह बंद कराया जाता है। किसी पे ईडी, किसी पे सीबीआई, किसी पे इनकम टैक्स, फर्जी मुकदमे लगवाए जाते हैं, जेल में डाल दिया जाता है। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, उनको सताया जाता है। किसी को नहीं छोड़ा इस सरकार ने।
देशद्रोही कह कह के उत्तर प्रदेश में मुझे याद है कुछ अध्यापिकाएं प्रदर्शन कर रही थी, उन पर मुकदमा डाल दिया देशद्रोही का, उन्हें देशद्रोही कह दिया। इन्होंने देश का पूरा माहौल भय से भर दिया है। इनकी मीडिया की मशीन झूठ फैलाती है, तरह तरह के आरोप लगाती है, और शायद वह भी भय में ही है। महोदय, मैं इस सदन को याद दिलाना चाहती हूँ कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था। जब इस तरफ बैठे हुए गांधी की विचारधारा वाले लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उस तरफ वाली विचारधारा वाले लोग भय में रहकर अंग्रेजों के साथ साठगांठ कर रहे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भय का भी अपना स्वभाव होता है। भय फैलाने वाले हमेशा भय का खुद शिकार बन जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। आज इनकी भी यही हालत हो गई है। भय फैलाने के इतने आदी हो गए हैं कि खुद भय में रहने वाले हैं, चर्चा से डरते हैं, आलोचना से घबराते हैं। कई दिनों से हम मांग रहे हैं कि चर्चा करिए, लेकिन चर्चा करने की हिम्मत ही नहीं है। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। महोदय, मैं तो सदन में नहीं हूं। महोदय, जनता में बहुत विवेक है, ये सही है। अच्छा महोदय, मैं सदन में नहीं हूँ, कुछ हाँ ठीक है, मैं सदन में नहीं हूँ, मात्र 15 दिनों से आ रही हूँ। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि इन 15 दिनों में इतनी बड़े इश्यूज हैं, इतनी बड़ी बातें हैं। प्रधानमंत्री जी मात्र एक दिन के लिए, शायद 10 मिनट के लिए दिखे हैं सभा। बात यह है अध्यक्ष महोदय जी कि ये देश भय से नहीं, साहस और संघर्ष से बना है। इसको बनाने वाले देश के किसान, जवान, देश के करोड़ों मजदूर और गरीब जनता है। संविधान इनको साहस देता है। मेहनती मिडिल क्लास है। और इस देश के जो करोड़ों देशवासी हैं, जो रोजाना भयंकर परिस्थितियों का सामना करते हैं, उनको साहस देता है। वायनाड में जो आपदा आई, उसमें एक छोटा लड़का था 17 साल का। 6 घंटों के लिए उसने अपनी माँ को बचाने की कोशिश की। 6 घंटों के लिए आप सोच सकते हैं कि अगर नदी की धारा बह रही है, नाराज है, आप अपनी माँ को पकड़े हो, 6 घंटों के लिए पकड़े रखते हो कि मेरी माँ बच जाएगी, और अंत में वो माँ भी बह जाती है। उस लड़के का साहस, उन महिलाओं का साहस जो पीड़ित हैं लेकिन फिर भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन संभल के बच्चों का साहस जिनके पिताजी अभी अभी गुजर गए, लेकिन फिर भी उनके सपनों को साकार करने की हिम्मत है, उनका साहस है। वो साहस इस संविधान ने दिया है।
वो आत्मविश्वास इस संविधान ने दिया है। ये देश भय से नहीं चल सकता, ये देश साहस से ही चलेगा। भय की भी सीमा होती है, और जब वो सीमा पार हो जाती है, जब किसी को इतना दबाया जाता है कि उसको लगने लगता है कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तब उसमें एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसके सामने कोई कायर खड़ा नहीं हो सकता। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। ये देश उठेगा, ये देश लड़ेगा, सत्य मांगेगा, सत्यमेव जयते। जय हिंद। Despite a silent partnership and a result which was against the people of Tamil Nadu, Jallikattu was banned in Tamil Nadu when they were partners with Congress. It was Prime Minister Modi who removed it from that list. அப்ப எங்க போனீங்க? அப்ப ஏன் கேட்கல? அப்ப காங்கிரஸ் பார்ட்டி ஏன் கேட்கல? என்னையா அப்படி பண்றேன்னு ஏன் கேட்கல? So எப்ப பாரு மோடி தான் தமிழ்நாட்டுக்கு விரோதம் சொல்றது தப்பு. அமைதியா உட்கார்ந்து கேட்கறதுக்கான தைரியம் இருக்கும் உங்களுக்கு. That's one example, sir. Second example I will say, sir. அமைதியா உட்கார்ந்து கேளுங்க, தைரியம் வச்சுக்கோங்க, மனசுல திடமா இருங்க. மனசுல திடத்தோட தமிழ பதில் சொல்றேன், கேட்டுக்கிட்டு போங்க, அங்க போய் சொல்லுங்க தமிழ்நாட்டுல. சும்மா இங்க கத்தாதீங்க. சார், செகண்ட் எக்ஸாம்பிள். உங்களுக்கும் கொடுப்பாங்க மைக், நீங்களும் பேசுங்க அப்ப. சார், சென்னை மெட்ரோ இல்ல நீங்க சென்னை மெட்ரோ பத்தி பேசுறீங்க இல்ல, நான் உங்களுக்கு மெட்ரோ பத்தி சொல்றேன். மெட்ரோ பத்தி பேசுனீங்க, நான் மெட்ரோ பத்தி சொல்றேன். பின்ன அவரு எழுத கத்தலாமா அப்படி? நான் சொல்லக்கூடாது, நீங்க என்ன வேணா எனக்கு அகைன்ஸ்ட் பேசுவீங்களா? நான் பேசுவேன், அதிகாரத்தோட பேசுறேன், அவருக்கு அனுமதி கேட்டு பேசுறேன், அவங்க கிட்ட நான் அனுமதி கேட்டு பேசுறேன். You can't tell me that I can't say. மரியாதை இல்லாம அப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னா மெம்பருக்கு நான் சொல்லமா இல்லையா? அதுவும் அவர் தமிழ் புரியுதோ இல்லையோ? இல்லைங்க சிவா, நீங்க 2 முறை இன்னைக்கு காலையில இருந்து நான் பாக்குறேன், நீங்க நியாயத்தை பேசுறது இல்ல சிவா. நான் சாரி, உங்களுக்கு மன்னிப்போட சொல்றேன். நீங்க தயவு பண்ணி சிவா கிட்ட பேசுங்க. சார், மெட்ரோ பத்தி I'll say it in English, sir. Tirchi Siva was a very senior member. I respect him. We've had a lot of exchanges about differences in ideology. We've been talking. This is something which goes on. But since he raised the issue of metro, again I'm saying, it was the decision of the state government to not have the center do it, and it was a decision that they will do it themselves. This government or that government, I'm not getting into the picture. Now, if the state government has chosen to do it, it is their decision. And in a press conference later, when it was all charged against us, your urban development ministry is not sanctioning, you were supposed to get multilateral banks loans, you're not giving, Modi is not doing anything for Tamil Nadu. I was there in the press conference and explained it. Initially, central government said, we will get the multilateral assistance and support Chennai Metro Project 2, Phase 2. The state government, whichever the state government was, chose not to have it. From the center, they said, no, we'll do it ourselves. All right? Excuse me, sir, I am the minister. I was in the discussion when your ministers had come. I was the minister at that time. I heard it. Honorable Member Wilson, please go check it up with your own government. Mr. Wilson, No, I'm sorry. I've said this even in a press conference in Tamil Nadu. I'm saying it in English in Rajya Sabha. That decision of the state government, we honored and left it and said, whenever you want to think about it, come back. If you want, I'll get the multilateral loan. Then, last year, Prime Minister Modi said, we'll do that for them. Because
Honorable Chief Minister from Tamil Nadu had come, met up with the Prime Minister and said, we would want you to take it. And Prime Minister conceded. This is on record. This is on record. So two instances where the central government volunteered to say, Appa Jallikattu ungaloda dhaan unga sattathila neenga maathikana dayavu panni neenga pannikanga. It is in your powers to change it and say Jallikattu will be allowed in Tamil Nadu. One second, Honorable Finance Minister. Honorable members, the reply to the discussion on the Union Budget 2025-26 is underway. If the House agrees, we may sit beyond 6 p.m. to conclude today's business. Do I have the leave of the House to extend the sitting beyond 6 p.m.? Thank you, Honorable Finance Minister. So, sir, in both instances, the centre kept saying, we are willing to do it. But when it happened, even though they were alliance partner with the Congress, they didn't stop it. We didn't hold it against them. But we came and explained, saying, it is not us. It's not Prime Minister Modi who halted Jallikattu. On the contrary, we helped that even in the Supreme Court, we said, no, it should be part of Tamil Nadu's culture, so do. That was done by us. And so was this one, Metro, also done by us. Sir, highways, sir. Highways, 4,100 kilometers of national highways constructed in Tamil Nadu since 2014. 5 greenfield corridors being built under Bharatmala project in Tamil Nadu. Salem Airport operationalized under UDAN. New integrated terminal building phase 1 of Chennai International Airport developed at a cost of 1,260 crores. Social infrastructure. Over 12 lakh house built under PM Awas. Nearly 59 lakh households. Toilets constructed under Swachh Bharat mission. Nearly 89 lakh tap water connections provided under Jal Jeevan mission. 78 lakh Ayushman cards provided. 1,350 Jan Aushadhi Kendras operationalized. 1.6 crore Jan Dhan accounts opened. 5.7 crore Mudra accounts sanctioned. So, Tamil Nadu, sir. Tiruchi Airport, Honorable Minister Murugan is also saying about it. That got inaugurated. Please take your seat. Honorable Finance Minister, please continue. Honorable Finance Minister, please, your reply is complete. Yes, thank you, sir. No, please take your seat now. No, nothing further. Nothing further. Honorable members, there are 23 permitted special mentions for today. A special mentions of those honorable members who are present now shall be deemed to be laid on the table of the House. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, the 10th March 2025.